हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, बिहार शिक्षक का पेपर का डेट आ चुका है। 24 तारीख से पेपर शुरू हो जाएगा। मैंने आप लोग के लिए क्या बताया था, 24 मतलब कि 24 को पेपर शुरू हो जाएगा। 33 सुपर टॉपिक लेके आया था कि ये टॉपिक का रिविजन आप करके ही बैठे एग्जाम में, क्योंकि ये 33 टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में 60% क्वेश्चन बन के आते हैं। उसी में से हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटी हम लोग शुरू किए थे। उसमें से हम लोगों ने पॉलिटी का अधिनियम शुरू किया था। अधिनियम में पहला पार्ट था कि हम लोग का 1773 से लेके 1853 तक का जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने डील कर दिया था पहला वीडियो में। अब आता है सेकंड वीडियो। इस वीडियो में क्या हो जाएगा, हम लोग ये अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 20 मिनट में आपको क्या हो रहा है, अधिनियम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबका रिवाइज हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे याद करवाना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग तो मैं मान चलो आप लोग को याद है, लेकिन लिटिल कंफ्यूजन जो होता है पेपर में उससे बचने के लिए वीडियो बन के आया है। हर दिन आपको 3 वीडियो मिलेगा। पॉलिटी अभी चल रहा है, पॉलिटी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम हिस्ट्री लेके आएंगे, फिर हम आपको ये साइंस लेके आएंगे। तो कंटिन्यू सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक करते रहेगा, क्योंकि आपको जानकारी होते रहे कि अगला वीडियो कब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये शुरू करते हैं। 1858 से लेके 1935 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे पेपर में और आते रहते हैं। पता नहीं बीपीएससी के एग्जाम में कितने बार ये सब पेपर में प्रश्न आ चुके हैं। चलिए तो हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिएगा दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति है, मुगल पद की समाप्ति है, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया और फिर सचिव का पद सृजन होता है। ये चारों बातें किस अधिनियम में बोला गया है, कैसे याद रखोगे? बस मैं कहानी बताता हूँ, ऐसे बात करना। 2 गया 2 आया, 2 गया 2 आया। ये सारी घटना 1858 की है, तो हम याद रखेंगे ये सारी घटना कब की है, 1858 का अधिनियम, 1800 अधिनियम, ठीक है ना। ये अधिनियम 1858 का। अब देखना 1858 के अधिनियम के तहत 4 बातें होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति चला गया, मुगल पद की समाप्ति चला गया, और क्या होता है, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय पद आया और भारत का सचिव पद आया। ध्यान रखिएगा, ये जो भारत का वायसराय है ना, किस अधिनियम के तहत आया, अब याद रखना 1858 के तहत आया। कि सचिव का पद का क्या होता है, सृजन होता है। पहली बार कब हो गया, तो 1858 में। इस तरीके से आपको चारों बात याद हो गया। क्या हो गया कि सचिव का पद का सृजन किस होता है, 1858 के एक्ट में होता है। फिर भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय किस अधिनियम में बताया गया, ये 1858 में हो गया। फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति होती है और मुगल पद की समाप्ति होती है। एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना होगा कि प्रथम व्यक्ति जो वायसराय बने वो कौन थे। प्रथम व्यक्ति जो वायसराय बने वो कौन थे। आपको याद होगा कि 1857 क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये बात आपको याद रखना है। कैनिंग साहब को क्या बोला गया, भारत का प्रथम वायसराय। कल हम लोगों ने डील कर लिया था कि बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और भारत का प्रथम वायसराय कौन था। इस तरीके से आपको 4 पॉइंट आपको 1858 में याद करना होगा। अब बाबू अगला एक्ट आता है 1861 का। क्या आता है, 1861 का अधिनियम। अब देखना मेरे भाई, जब भी पढ़ोगे तो 1858 और 1861 साथ में ही पढ़ना है ना, तो आसान रहेगा, करेक्ट करने में आसान रहेगा। अब देखना है कि आदि वायसराय किस में आया, तो 1858 में आया। तो वायसराय किस अध्यादेश की शक्ति किसमें मिलेगा बाबू, तो ये मिलेगा 1861 में। तो 61 में 3 क्वेश्चन बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं, तो वायसराय को अध्यादेश की शक्ति किसमें मिलती है, तो 1861 में मिलती है। देन आफ्टर क्या होता है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत करता है, कौन करता है, तो ये अपना लॉर्ड कैनिंग साहब करते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शक्ति किस अधिनियम में मिलता है, तो 1861 में मिलता है। याद रखिएगा कि वायसराय पद किसमें है, 1858 में आया है। तो वायसराय को शक्ति किसमें मिलता है, तो अगला अधिनियम में कब आता है, तो 1861 में अगला अधिनियम आता है, जिसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई है। फिर उसी को क्या हो गया, विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली ये होता है कि हर जैसे कि अभी विदेश मंत्री है, विदेश का काम कौन करेगा, तो विदेश मंत्री करेंगे। गृह मंत्री कौन है, तो गृह के काम कौन करेगा, गृह मंत्री। रक्षा काम कौन करेगा, तो रक्षा मंत्री करेगा। वही मंत्री का ये काम का बंटवारा हो गया, उसी को विभागीय प्रणाली कहते हैं। दिन का अवसर क्या होता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों के शामिल। आपका 1858 चल हो गया, 1861 से इतना ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। अब दोस्तों आता है 1892 का अधिनियम। इसको ध्यान रखेंगे, यह अधिनियम आता है 1892 में। मात्र 2 क्वेश्चन, 2 में क्या है, 2 क्वेश्चन, 2 में 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है और बजट पर बहस करने की शक्ति मिलती है, लेकिन मत देने की शक्ति ना मिलती है। देखना क्या, मत नहीं दे सकता है, बस बहस कर सकता है। तो 1892 से 2 ही क्वेश्चन बन के आएगा कि
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का, इसको ध्यान रखना, ये बार पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1892 के तहत हुई। देन आफ्टर क्या होता है कि बजट पर बहस करने की शक्ति मिलती है, लेकिन उसमें मत नहीं दे सकते हैं। मत नहीं मिला है मतलब क्या हो गया, तो ये पॉइंट समझिए कि बजट पर बहस तो हम लोग कर सकते हैं, किस अधिनियम के तहत, तो 1892 के तहत। देन आफ्टर क्या होता है, अगला अधिनियम आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ से, क्या बनते हैं, अगला अधिनियम कब आता है, तो 1909 में आता है। और जानते हो अब क्या होता है, धीरे धीरे ताकत बढ़ती है, धीरे धीरे शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिएगा मत देना नहीं मिला, लेकिन इसमें क्या होगा, मत देना मिल जाता है। यहाँ बजट पे बहस करना मिलता है, इस पे क्या होगा, तो बजट पे बहस भी कर सकता है, और क्या है, मत देने की व्यवस्था भी 1909 के अधिनियम में की गई। तो कहने का ये मतलब हो गया, जब भी आप 1892 पढ़ोगे तो उसके साथ ही 1909 का अधिनियम पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो मिलता है हमको, बजट पे बहस करने की शक्ति नहीं, बहस करने की शक्ति मिली है और मत देने की शक्ति नहीं मिली। 1909 में क्या मिलता है, सेम क्वेश्चन, बस उसमें मत देने की शक्ति मिल जाती है। क्या होता है, शक्ति मिल जाती है मत देने की, इसको याद रखेंगे, है ना, इस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो दोनों अधिनियम इस तरीके से कनेक्ट रहेगा दिमाग में आपको, ठीक है। तो देखते हैं 1909 में क्या महत्वपूर्ण घटना क्या है। सबसे ज्यादा पूछने वाले ये क्वेश्चन है ना, VBI है कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत मिली। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत मिली, तो वो 1909 अधिनियम के तहत मिला। अब आता है कि सांप्रदायिकता का जनक किस व्यक्ति को बोला गया है। उस वक्त जो भारत का वायसराय होगा उसी को सांप्रदायिकता का जनक बोला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मिंटो द्वितीय उस वक्त क्या था, तो भारत का मिंटो द्वितीय भारत का वायसराय था, जबकि मार्ले क्या था, मार्ले ये भारत का सचिव पद पे था, ये भारत का सचिव पद पे था। ध्यान रखिएगा, तो सांप्रदायिकता का जनक किसको बोला गया, तो वायसराय को। वायसराय कौन था, मिंटो द्वितीय को। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से आपको कनेक्ट करके रखिएगा। अब आता है वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई, किस अधिनियम के तहत। क्वेश्चन बन गया, किस अधिनियम के तहत कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। आपको याद रखना होगा, कार्यकारिणी परिषद। यहाँ पे क्या है आप दोस्तों देखना, यहाँ पे कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय शामिल हो रहा है, लेकिन कहीं इधर को क्या हो रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की बात हो रही है। तो अब इसमें 1909 के अधिनियम में बोला गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की बात कर गई। और प्रथम व्यक्ति कौन थे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए, आपको याद रखना होगा कि ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या होते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। और जालियांवाला कांड के बाद क्या होता है, इन्होंने अपना कार्यकारिणी परिषद से अपना त्याग पद देते हैं। अब क्वेश्चन बन कहता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति किस पद पे होता है, तो कानून बनाने की सदस्य में इनका नियुक्ति होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का 1919 से 3 क्वेश्चन बन के आता है, क्या होता है, सांप्रदायिकता चुनाव प्रणाली किसके लिए, तो मुसलमानों के लिए किया गया था। तो किस अधिनियम में आया था, तो 1909 के अधिनियम में आया था। सांप्रदायिकता का जनक किसे बोला गया है, तो बाबू मिंटो द्वितीय को बोला गया है। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने के बाद अब किस अधिनियम में, तो 1909 के अधिनियम में। और बजट पे बहस करने के साथ मत देने की शक्ति मिली किसी में, तो 1909 के अधिनियम में। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 1919 अधिनियम क्या है, 1919 का अधिनियम ध्यान रखेंगे। 1919 का अधिनियम में ये 3 महत्वपूर्ण बातें होती है। जब भी पढ़ेंगे तो 1919 भी साथ में पढ़ेंगे और 1935 भी साथ में पढ़ेंगे। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1935 कैसे सिमिलर है, दोनों पॉइंट सिमिलर है, आसानी है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्रांतों में, प्रांत मतलब हम स्टेट समझेंगे, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस में होता है, तो 1919 में होता है। अब बोलेगा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस में होता है, तो 1935 में। आसान क्वेश्चन है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वैत शासन की स्थापना हो गई, लेकिन किसमें क्या है ये बातें भूल जाते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रांत की जब बात है, जब राज्य की बात है तो 1919 में होता है। फिर राज्य के बाद ना देश पे जाएंगे, तो 1919 के बाद ना 1935 पे जाएंगे। तो 1919 में क्या होता है कि द्वैत शासन की शुरुआत 1919 में होती है प्रांतों में, जबकि प्रांतों में हटा दिया जाता है। अब क्वेश्चन बन के आते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस एक्ट में होगा और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस एक्ट में होता है, तो 1935 के एक्ट में। दोनों कनेक्ट है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें अगला पॉइंट क्या आता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। ये पॉइंट क्या समझेगा, जैसे वर्तमान में क्या है, पार्लियामेंट में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। सेम यही चीज का स्थापना किया गया था कि केंद्र में क्या हो गया, एक विधान परिषद की स्थापना किया गया था 1919 का अधिनियम में। ये पॉइंट समझिएगा कि केंद्र में किया गया था।
अब अगला पॉइंट आता है कि जैसे कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली 1909 में हुआ था, किसके लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए। इसमें क्या किया कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का ना विस्तार किया गया। विस्तार कैसे किया गया? तो सिखों के लिए दे दिया गया, ईसाइयों के लिए दे दिया गया एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी दे दिया गया। क्वेश्चन बन के आते हैं कि सिखों के लिए आपको किस अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम में चुनाव पृथक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? तो आप आसानी से याद रहेंगे। स्टार्टिंग में मुसलमान था, फिर 1919 में 3 बात आते हैं, एक आता है सिख आता है, एक आता है ईसाई आता है, एक आता है क्या एंग्लो भारतीय आते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना पॉइंट को। अब आगे आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, देखिए कि महिला को मत देने का अधिकार मिलता है। तो 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में महिला को मत कब देने का अधिकार मिलता है? तो 1926 में। ये चीज ध्यान रखिएगा, मत देने का अधिकार मिलता है, लेकिन चुनाव में खड़ा होने का अधिकार अभी नहीं मिला है। वो मिलेगा 1935 का अधिनियम के तहत। आसानी से उसका हम याद करवाएंगे। पहले देख लेंगे, पहले महिला को मत देने का अधिकार मिलता है, कब मिलता है? तो 1926 मिलता है। पॉइंट क्लियर है? आपको 1919 से 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में। क्या हो गया? प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम में? तो आपका होगा 1919 के अधिनियम में। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ है दोस्तों? तो मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो आपको हो गया, क्या हो गया? ये आपका 1919 का अधिनियम हो गया। फिर आता है कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। किसमें विस्तार किया गया? तो सिखों में किया गया, एंग्लो इंडियन में विस्तार किया गया और ईसाई में विस्तार किया गया। और महिलाओं को मत देने का अधिकार किसे मिलता है? तो 1919 के अधिनियम का मिलेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों 1935 के अधिनियम में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को जानकारी में होगा। बस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 1935 में क्या होता है कि द्वैध शासन जो प्रांत में था उसको केंद्र में डाल दिया गया। यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को एक ही साथ कनेक्ट करके पढ़ना, ठीक ना? 1919 और 1935 को एक ही साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे, आसानी होगा। क्या बोला है? तो द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थापना हो गया। बिल्कुल ठीक है, केंद्र में स्थापना होता है द्वैध शासन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रांतीय स्वतंत्रता प्रांत को मिलता है। ये पॉइंट समझिएगा कि प्रांतीय स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत प्रांतों को मिलता है? ये 1935 का। क्या होता है कि जब आप प्रांत से द्वैध शासन समाप्त करोगे तो प्रांत के लिए क्या दोगे? तो प्रांतीय स्वतंत्रता दोगे ना। तो सेम ये पॉइंट है कि प्रांतों से हटाकर उसको प्रांतीय स्वतंत्रता मिल गया। बिल्कुल ठीक है। अब आ कहते हैं दोस्तों कि महिला, मजदूर, दलित। याद रखिएगा, महिला, मजदूर, दलित। इस तरीके से याद रखेंगे, महिला, मजदूर, दलित, महिला, मजदूर, दलित। इसको कब मिलता है? चुनाव में खड़ा होने का। इसके लिए अब अलग से व्यवस्था किया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को फिर से क्या गया? विस्तार किया गया। कहाँ पे किया गया? महिलाओं के लिए, कि जहां पे महिला खड़ा होगी वहां पे महिला लोग ही उनको वोट देगा, पुरुष लोग वोट नहीं देगा। ये व्यवस्था किया गया। जहां पे मजदूर लोग खड़ा होगा वहां पे मजदूर व्यक्ति ही वोट देंगे, अन्यथा दूसरे व्यक्ति नहीं देंगे। दलितों की व्यवस्था मतलब कि 3 व्यक्ति का, 3 मतलब समुदाय का व्यवस्था 1935 के अधिनियम में। आपको याद रखना है कि 1909 में पहली बार किया गया था मुसलमानों के लिए। 1919 में 3 व्यक्ति के लिए, 3 समुदाय के लिए किया गया था, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए। जबकि 1935 में 3 व्यक्ति के लिए किया गया, 3 समुदाय के लिए किया गया था, महिला, मजदूर और दलितों के लिए। दलितों के लिए किया गया था 1935 के अधिनियम में। अब देखेंगे अखिल भारतीय सेवा का स्थापना 1935 के तहत होता है। आरबीआई की स्थापना 1935 के तहत होता है। संघीय न्यायालय, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के बाद होगा तो 1773 का अधिनियम में आएगा, लेकिन जब संघीय न्यायालय आएगा तो 1935 के अधिनियम के तहत आप ये सब कीजिएगा, ठीक है। 1935 के तहत 1937 में इसका स्थापना होता है। कब होता है? तो 1937 में होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो 1937 में। अब पूछा कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई। आरबीआई का स्थापना भी होता है। फिर देखेंगे भारत से बर्मा अलग होता है, भारत से बर्मा अलग होता है, बिहार से ओडिशा अलग होता है। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम में क्या होता है कि भारत से बर्मा अलग हो गया और बिहार से ओडिशा अलग होता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या आता है दोस्तों कि ये भारत परिषद अधिनियम जो चल रहा था 1858 से, 1858 से क्या चला था? भारत परिषद अधिनियम, उसको 1935 में क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आते हैं। आप आसानी से इतना क्वेश्चन याद कीजिएगा, एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा, आपको लगभग क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और पेपर में मैं गारंटी लेता हूँ इससे बार कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो विश्वास रखिएगा क्वेश्चन पे। और पहला वीडियो जो हम लोग का 1773 से 1853 तक है उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग का आज सुपर टॉपिक में से एक सुपर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे क्या? आगे स्रोत पे आएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्ति है, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो बनते पेपर में, जो आप लोग का लिटिल कंफ्यूजन होगा, मैं जस्ट आके क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यू एकदम 15-15 घंटा लास्ट टाइम मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपका सिक्योर होना होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।